हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक दैट इज इंडियन रिफॉर्मर्स, जिसमें हम बात करेंगे राम मोहन रॉय जी के बारे में, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, इन्होंने क्या काम किए और क्यों इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है। उसको हम डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय जी, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जिसमें हमें बात करने को मिलेगी, तो 1772 टू 1833 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि आखिर इंडियन रिफॉर्मर्स क्यों आए और किस तरीके से इन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जैसे हमने यूरोपियंस के बारे में पढ़ा कि यूरोपियंस इंडिया में आए, तो वो क्यों आए? क्योंकि वहां पे रेनेसां आया, वहां पे पुनर्जागरण हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। चर्च की बातों को फॉलो ना किया जाए, हमें खुद से कुछ करके देखना है। तो उन्होंने चलना शुरू किया। उसी सिमिलर तरीके से हमारे यहां पे भी रिलीजन, पहले क्या होता था, रिलीजन जो भी बोल देगा, जो भी धर्म बोलेगा, लोग उसी को फॉलो करेंगे कि ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ आनी शुरू हो रही है, लोग इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। यहां पे ऐसा ही हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। वहां पे रिलीजन में बहुत सारे लोग निकल के आ रहे जो चेंजमेंट चाहते हैं। जैसे हम हिंदू जो रिलीजन है उसमें देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि राम मोहन रॉय जी निकल के आएंगे, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी निकल के आएंगे। उसी सिमिलर तरीके से हमें मुस्लिम रिलीजन की बात करने को मिलती है, तो वहां पे कुछ मोमेंट होते हैं, जैसे देवबंद मोमेंट होता है, अलीगढ़ मोमेंट होता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो सिख रिलीजन की, तो वहां पे निरंकारी निकल के आते हैं। वैसे ही पर्शियन है, वहां पे दादा भाई नौरोजी निकल के आएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में जो रिलीजन है उसमें चेंजमेंट लाने की कोशिश करेंगे, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, उसी सिमिलर तरीके से हम अगर इंडिया के केस में बात करें, तो क्योंकि इंडिया के ऊपर जो मेन कंट्रोल है, सेंट्रल पावर बैठी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक तो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। तो दोनों पीरियड में कुछ लोग होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे। वहां पे जो भी अगर हम बात करें गवर्नर जनरल आएंगे, उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी में ये इस तरीके की जो एविल है, इसको हटाया जाए, इसको दूर किया जाए। कुछ लोग आएंगे जो क्राउन का टेक ओवर करने के बाद इंडिया में काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार छोटा सा हम ये देखते हैं कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सोशल रिफॉर्मर बन के आएंगे। तो उसमें एक नाम है हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है राम मोहन रॉय। ठीक है, पहला नाम कौन है, राम मोहन रॉय। इनके सामने राजा नाम का टाइटल लगेगा, क्यों लगेगा वो भी हम चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कौन है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, बर्थ प्लेस अगर इनकी बात करें तो इनका बर्थ होता है 22 मई 1772 को। कहां होता है, तो बंगाल में। और बंगाल में भी कहां पे, तो बंगाल में हुगली रिवर है, उसके किनारे हमें देखने को मिलता है एक गांव जिसका नाम है राधानगर। वहां पे हमें इनका बर्थ पता चलता है कि यहां पे इनका बर्थ है, ये बर्थ प्लेस है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं, तो इनकी डेथ होगी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल करके। कब होती है, तो वो होती है 27 सितंबर को 1833 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर इन्होंने किस तरीके से, देखो यहां पे जब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से। लेकिन एक बात को समझना, एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, जो उस टाइम पे मिडिल क्लास बोला गया है, वो देखो अगर मान लो सपोज करो
आपको सप्रेस किया जा रहा है पूरी तरीके से। मैं आपके सामने तीन चीजें बोल रहा हूं, ए, बी और सी। ये 3 लोग हैं, आप खुद समझना और इस चीज को देखना और जानने की कोशिश करना। ये बहुत रिच है, बहुत रिच, हाईली रिच। ये है मिडिल क्लास, जिसके पास में नॉर्मल तरीके की अगर हम बात करें तो पैसे है इसके पास में, और ये बिल्कुल ही गरीब है, बहुत गरीब है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका सबसे ज्यादा सप्रेशन होगा, सबसे ज्यादा सप्रेशन इसी का होगा। ठीक है, हमें देखने को मिलेगा ये जो सी बंदा है इसके पास सप्रेशन है सबसे ज्यादा, इसी का इसके साथ में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात करें ए की, तो क्योंकि ये रिच है, क्योंकि इसकी सोसाइटी में एक अलग पहचान है, अलग नाम है इसके पास में, तो ये बंदा क्या हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ भी किसी भी तरीके का चेंजमेंट या कोई भी काम करेगा तो इसकी एक वैल्यू होगी, ऑब्वियस है उसकी एक वैल्यू होगी। और यहां पे जो ये बीच में बैठा हुआ है जो मिडिल क्लास है, ये किसी भी तरीके से ये हर टाइम सोचेगा सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी क्या कर रही है। ये हर चीज में बीच में रिलीजन को लेके आएगा, हर चीज में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई ये अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि इसके पास पैसे इतने हैं, अपनी दुनिया में मस्त है। ये इतना डिस्क्रिमिनेट हो चुका है कि इसको एक दिन बंदिशें तोड़नी पड़ेंगी। ये बीच में बैठे हैं, ये लोग बीच में बैठे हैं, ना ये इधर के ना ये इधर के, क्योंकि इनके साथ में ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यही समाज बनाने लग रहे हैं, सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं मिडल मैन, जो मिडिल क्लास है। पॉइंट क्लियर है? यही देख रहे हैं 4 लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे करेंगे, हमारे बारे में क्या होगा, हमारे बारे में क्या बातें होंगी। तो ये बैठ के सिर्फ यही सोचते हैं ये लोग, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक दिन जब पूरी तरीके से अति हो जाएगी तो ये अपनी बेड़ियां तोड़ेंगे, या फिर ये लोग जब इनको लगेगा कि भाई ये चीज गलत है तब ये आवाज उठाना शुरू करेंगे। तो अब एक बात सोचो, यहां पे बोला गया ये मिडिल क्लास के बंदे हैं, तो अगर मिडिल क्लास है तो क्या ये बाहर पढ़ने जाते? नहीं, ये बाहर पढ़ने गए, इन्हें बाहर की दुनिया देखी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मिडिल क्लास है? सिर्फ ये समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है इसके बारे में, जस्ट आपको समझना है कि इनके बारे में लिखा गया मिडिल क्लास के बंदे हैं, चेंजमेंट लेके आएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो कैसे लाएंगे, अब उस चीज को जानते हैं। तो पहली चीज, अगर ये बोला गया है कि ये मिडिल क्लास के थे, तो ये मान के चलना वो उस टाइम पे इलीट क्लास हुआ करती थी। ठीक है, तो ये एक इलीट क्लास है। ठीक है, ये बाहर पढ़ने गए, बाहर गए, सीखने गए, समझने गए कि चलो क्या हो रहा है, और एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते हैं। बनारस गए, दूसरी जगह पे पढ़ने गए, वहां से ये वापस लौट के आए और इन्होंने देखा कि भाई मुझे अब जॉब चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन तो लेके आ गए। अब एजुकेशन लाने के बाद देखो, जो भी चेंजमेंट लाएगा तो वो 2 तरीके के लोग ला सकते हैं, या तो वो इलीट क्लास होगा या वो हाईली पुअर होगा, पूरी तरीके से गरीब, उसके पास कुछ ही नहीं, खोने को कुछ है ही नहीं, तो आवाज उठानी शुरू करेगा। उसी तरीके से हमारे पास यहां पे इन्होंने क्या बोला, राम मोहन रॉय जी जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए तो उन्होंने आके यहाँ पे जॉब ढूंढनी शुरू की कि मेरे को जॉब चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज समझ ली थी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि 90s का पीरियड है जिस टाइम में ये जॉब ढूंढ रहे हैं, और उस टाइम पे इंग्लिश के बारे में कि जिसको इंग्लिश आती है आप जॉब करिए। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इंग्लिश सीखनी है तभी मैं जॉब कर पाऊंगा। तो इनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है विद्या वगीस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये एक तांत्रिक है, इन्होंने कहा कि भाई देखो इंग्लिश मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक बंदे को जानता हूं जो आपसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, वो चाहता है कि उसे बंगाली आए, आप उसको बंगाली सिखा दो, वो आपको इंग्लिश सिखा देगा, जिसका नाम है विलियम कैरे। ठीक है, ये बंदा ये क्या चाह रहा है कि इसको बंगाली आए,
ये चाह रहा है कि इसको इंग्लिश आए, तो बोले कि आप एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, एक दूसरे से बातें करो, ये आपको इंग्लिश सिखाएगा, आप इसको बंगाली सिखा दो, दोनों की बातें हो जाएंगी। इस तरीके से विद्या वागीश जो इनके फ्रेंड है, इन्होंने इन दोनों की मुलाकात करवाई और एक दूसरे का काम बनाया, ठीक है। और ऐसे ये इंग्लिश सीखते हैं। अब इंग्लिश सीखने के बाद इन्होंने जॉब ढूंढी, वहां पे इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इनको जॉब मिलती है, ठीक है। अब ये जॉब करने गए, अब इनका काम क्या है, रिवेन्यू। देखो ये रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, तो इनको जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस इनको मूव करना पड़ेगा। एक जगह पे आज यहां है, कल दूसरी जगह पे, कल तीसरी जगह पे, उसके अगले दिन तीसरी जगह पे, तो ऐसे करके इनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। जब मूव करेगा कोई बंदा, आप कहीं भी निकलोगे बाहर, एक जगह से दूसरी जगह, वहां का सिस्टम देखोगे, वहां के कल्चर को देखोगे, तो दिमाग में आएगा कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे। उसी सिमिलर तरीके से राम मोहन रॉय जी जब सोसाइटी में निकले, उन्होंने बाहर देखा, बाहर की दुनिया देखी, जगह जगह पे जाके देखा, तो उनको कुछ चीजें देखने में सबसे पहले नजर आई कि जिसका रिवेन्यू हम कलेक्शन कर रहे हैं वही सिस्टम गलत है, यहां पे सप्रेशन हो रहा है। कैसे? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते तो इनके सामने 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए। इन्होंने देखा कि सबसे पहला जो हम रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उसी में ही प्रॉब्लम है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम है सबसे पहली चीज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम यही सबसे गलत सिस्टम है, इसमें बहुत करप्शन है, बहुत धांधलेबाजी है। दूसरी चीज परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ये भी गलत है, ये भी एक तरीके से किसानों का खून निचोड़ रहा है, ये भी गलत है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब ये क्या है? ये चल रहा है फ्रेंच में रिवॉल्यूशन, फ्रांस में, जहां पे बात हो रही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी बातें। अब ये चीजें वहां के लोग आवाज उठा रहे कि हमें लिबर्टी दो, लिबर्टी। अब इसी चीज से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि वो लोग लिबर्टी की डिमांड कर रहे हैं, तो हमें भी तो लिबर्टी चाहिए, हमें भी तो बोलने का हक है, हम भी तो चाहते हैं कि हम भी बोले, अपनी बात को रखे। अब वो कैसे? तो इसके लिए इनके दिमाग में आता है प्रेस का आइडिया कि हमें कुछ लिखना पड़ेगा, हमें अगर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, लोगों तक हमें कुछ समझाना है, लोगों को अपने फेवर में लेना है, अपनी सोसाइटी में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें लिख के लोगों तक, ताकि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो समझे बातों को, उसके लिए हमें प्रेस चाहिए। पॉइंट क्लियर है? सेपरेशन ऑफ पावर हो, हमें भी बोलने की आजादी मिलनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना हमें, ये सब चीजें वहां से देखने की और कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं वो। दूसरी तरफ अब क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ सोसाइटी में भी चेंज देखने को मिलेंगे उन्हें। सोसाइटी में, अब सोसाइटी में क्या चेंज दिखा? तो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा डिप्रेशन वो देखते हैं विमेन को लेके, कि भाई विमेन जिसको पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। जहां पे वो बात करते हैं, चाहे तो चाइल्ड मैरिज की बात हो, चाहे हम बात करें तो सती सिस्टम हो, चाहे हम बात करें तो पर्दा सिस्टम हो, चाहे हम बात करें तो यहां पे चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, हम बात करते हैं पॉलीगेमी की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में है। हम किस तरीके से विमेन को एक ट्रीट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये गलत है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। विमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमारे लिए अधूरा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके सामने निकल के आता है वो आता है रिलीजन। रिलीजन को लेके, और रिलीजन में क्या? रिलीजन में कि सबसे पहला पॉइंट कि हम बहुत सारे भगवान मान रहे हैं,
मतलब पॉलीथीज्म को फॉलो कर रहे हैं। पॉलीथीज्म ये गलत है। वो देखते हैं रिचुअल्स बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सैक्रिफाइस हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन सैक्रिफाइस उसी तरीके से आइडल वर्शिप इसमें बैठे हम, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखने को मिला कि वहां पे वो सिर्फ एक ही, अगर हम बात करें गॉड, उनकी पूजा करते हैं, जबकि हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं, पॉलीथीज्म करते हैं बहुत सारा। तो इनको ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। उसी तरीके से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हम किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करें, हम अपनी बात को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए, अपने लोगों तक पहुंचाए, तो इसके लिए वो काम करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले वो सिस्टम उठाएंगे रिलीजन को चेंज करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? यहां तक आई होप आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, रिलीजन में चेंज करने की। इसे समझते हैं। देखो, अब ध्यान से समझना, सारी चीजें एकदम स्टोरी की तरह से चलेंगी, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, बस इधर फोकस करना है आपको। देखो, सबसे पहला है हमारे पास रिलीजन में चेंज। इन्होंने क्या किया, भले इसमें जो चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले यहां चेंज करना है हमें, क्योंकि इन्होंने देखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में रहके मोनोथीज्म, ठीक है। क्या, देखो, इंडिया का रिलीजन अगर हम बात करें तो यहां पे हमने देखा पॉलीथीज्म, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इतना सारा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए। तो ये इनकी तरफ गए, वेद पढ़े इन्होंने, री इंटरप्रेट किए, उपनिषद पढ़े, फिर उन्होंने वहां से कंक्लूजन निकाला। अब ध्यान से समझना, इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, और वो मिस्टेक ये हुई कि इनको बोलना था मोनोथीज्म या मोनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनिज्म। इनको बोलना था मोनिज्म, और ये बोल बैठे मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब क्या है इन चीजों का? देखो, दोनों टर्म सेम है, सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, मोनिज्म इसका मतलब है सिंगल थ्योरी, एक ही थ्योरी है। जैसे हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा एक है, एक ही थ्योरी है, ठीक है। लेकिन मोनोथीज्म इसका मतलब है गॉड एक है, सिंगल गॉड, एक ही भगवान है बस। अब इस बात को सुन के कुछ और रिलीजन के लोग, जैसे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जैसे हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, जैसे हम जूइस्ट की बात करते हैं, वो खुश हुए कि हाँ, हमारे रिलीजन में तो यही है, हम तो यही करते हैं, हमने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलती। इसी बात पे हिंदू क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते इनके सामने, भाई आपने बोला कि मोनोथीज्म करें, कैसे, हमें तो नहीं करना, क्योंकि हम इंटरप्रेट जब करते हैं किसको, वेदास को, जब हम इंटरप्रेट करते हैं उपनिषद को, तो वहां से निकल के आता है मोनिज्म, ये पॉइंट निकल के आता है। ये कहां है वेदास में? ये तो नहीं है। वहां तो बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है, वहां पे तो अलग अलग कहानियां हैं। आप आपको किस तरीके से मोनिथिज्म की बात कर रहे हो, ये बोलना चाहिए था, और उनसे ये निकला, जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हुए, उनके सामने खड़े होकर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट तो यहां पे पॉइंट क्लियर है। उन्होंने किसको फॉलो करने के लिए बोला? मोनोथिज्म की बात, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या देखा कि भाई देखो, अब वो धीरे धीरे घूमना शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि वो रिलीजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेदास की बात की है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वेद इस्टेब्लिश करने चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीज बनानी चाहिए जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सीखना शुरू करें। तो उन्होंने पहले थोड़ा सा घूम के, और सूफी मुस्लिम्स की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम रिलीजन में
सूफी सेंट से मिलना शुरू किया। सूफी सेंट्स वो इनसे मिले, जिसमें सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो यहां पे एक सेंट है रूमी, सेंट्रल एशिया में ये एक सूफी सेंट है। इनसे मिले, इनके टीचिंग्स को पढ़ा, उनको जाना और समझा, तो इनसे इन्होंने समझ के एक बुक बनाई जिसका नाम है ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तोहफत उल मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन। ठीक है, ये एक बुक बनाई, इसको लोगों ने पढ़ा। उसी तरीके से इन्होंने क्रिश्चियनिटी की बात की, क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी में भी इन्होंने डिस्कशन किया। वहां पे भी समझा कि उस रिलीजन में क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, जीसस क्या कहते हैं। तो वहां पे इन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम है ए प्रिसेप्ट्स टू दैट इज जीसस, प्रिसेप्ट्स टू जीसस। इसमें बोला है कि हमें जो जीसस की जो पुरानी कहानी है, जो वो कहते हैं ओल्ड, अगर हम टेस्टामेंट्स की बात करते हैं, जो उन्होंने बोला है उनको हम रीड करें, तो वहां पे हमें अलग चीजें देखने को मिलती है, वहां से हमें अलग स्टोरी जानने को मिलती है। हमें उनको फोकस करना चाहिए। इनकी ये जो बुक है ये ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फेमस हुई। ये जेम्स, अगर हम बात करें तो डिग्बी करके, जो इनके एक तरीके से जिन्होंने इनको जॉब पे रखा, उनके हेल्प से ब्रिटेन में इसको पॉपुलर करवाया, वहां पे पब्लिश करवाया इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है एक बुक ये। ठीक है, फिर इन्होंने बात बोली प्रीस्टली क्लास को लेके। प्रीस्टली क्लास बोले कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हमें अगर गॉड से बात करनी है, अगर हमें गॉड से कनेक्ट होना है, तो इसमें जो ये बीच की जो ये लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है इसकी? ये एक तरीके से हमें डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं, हमें इनको हटाना पड़ेगा, ये हमारा सप्रेशन कर रहे हैं। इस क्लास का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लोग इसी बात पे बोल रहे हैं कि आपने इनको हटाने की बात की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज को कैसे फॉलो करें? उसी तरीके से इन्होंने बात बोली आइडल वर्शिप जो आप करते हो ये ठीक नहीं है, इसको हटाइए। बोल ठीक है। अब इन्होंने इस चीज को हटाने की बात की, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रह रहे हैं, तो वो यही चीज देखेंगे कि जो चीजें उनके वहां नहीं हो रही है, उसी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी में भी चेंजमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने, क्योंकि वेदों की बात की है, तो वेद पढ़ाने के लिए ये यहां पे शुरुआत करेंगे 1825 में वेदांत कॉलेज की। वेदांत कॉलेज इन्होंने ओपन किया, कहा कि यहां पे वेदों की जो किताबें वो पढ़ाई जाएंगी, रीइंटरप्रेट की जाएंगी, बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, हमारे रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने हिंदू कॉलेज, जो कि 1816 में यहां पे ओपन हुआ, डेविड हेयर ने जो ओपन किया था, तो उनको भी इनके साथ में जोड़ा कि आप भी यहां आइए और यहां पे काम कीजिए। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके के चेंजमेंट उन्होंने रिलीजन को लेकर करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े तो फिर सोसाइटी आ गई कि अब सोसाइटी को लेकर कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने सोसाइटी में देखा है विमेंस की कंडीशन को, उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने काम करना शुरू किया सती सिस्टम को लेके, सोसाइटी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, अदरवाइज पूरी की पूरी कहानी एकदम स्टोरी की तरह चलेगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सोसाइटी की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले पॉइंट उठाया सती सिस्टम का, कि ये सिस्टम बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत, हमें इसको रोकना है। तो उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने गवर्नर जनरल से बात की कि भाई ये सिस्टम जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसको हटाना चाहिए, इसको गलत है, बंद कीजिए इसको।
अब जब ये इसके बारे में बातें कर रहे हैं तो वहीं पर हमारे पास देखने को मिलता है इन्हीं के भाई है, उनकी डेथ हो जाती है, ब्रदर है वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इनकी डेथ हुई तो इनकी सिस्टर इन लॉ वो क्या करती है, सती हो जाती है। अब ये बंदा खुद लड़ाई लड़ रहा है सती सिस्टम के अगेंस्ट और इनके घर में ही ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको लेके लोग फिर भड़क गए कि भाई ये क्या हो रहा है। अब ये चीज इनको बहुत बुरी लगी कि मेरी ही फैमिली में इस चीज के अगेंस्ट जाके और रूल कर रहे हैं, जबकि हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, तो हमें इसको रोकना है। तो वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जुड़े थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो विलियम बेंटिक की बात करते हैं, तो वो इस टाइम पर इंडिया में होते हैं, मैकोले वो इंडिया में है। तो इनसे इन्होंने डिस्कशन किया और बोला कि ये जो सिस्टम है आप कुछ भी करो, सती सिस्टम को बंद करवाइए। बस इनसे रिक्वेस्ट की कि आप सती सिस्टम को बंद कीजिए, इस पे काम कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि सती सिस्टम पर उन्होंने काम करना शुरू किया 1829 में। यहां पे बोला गया कि ठीक है आगे से हम इस पर काम करेंगे, एक्ट लेके आएंगे एंड सो ऑन। अब ये सारा काम हो रहा है, अब क्योंकि रिलीजन को लेके यहां पे कोई आवाज उठा रहा है। अब इसी के टाइम में एक और संस्था बनती है जिसको बोलते हैं हम धर्म सभा। ठीक है, वो यहां पे उठ के आती है और इसका विरोध करती है, एक तरीके से मैं कहें कि अगेंस्ट है, राम मोहन रॉय जी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप कह रहे हो सती सिस्टम को बंद करो, ठीक है हम मानते हैं कि कर दो, लेकिन उसके बाद अब ये जो विडो है ये कहां जाए, ये क्या करे, इनके साथ क्या होना चाहिए? क्या आप सोसाइटी में इनको रेस्पेक्ट दिला दोगे? नहीं। क्या ये अपने आप को खुल के दोबारा से जी सकती है? नहीं। तो इन्होंने बोला अब ये इस पे मौन है, चुप है कि भाई अब क्या करें। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये संत बन के रहे। ठीक है, तो इस पर दूसरा क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया लोगों ने इनके अगेंस्ट कि आप इस तरीके से जो आपने जो सिस्टम बंद किया है तो आप उसका सॉल्यूशन लेके आओ, बताओ क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम देखेंगे कि वो दोबारा से विडो रीमैरिज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो आगे देखेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया कि ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको रोका जाए, चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। चाइल्ड एजुकेशन पे, वीमेन एजुकेशन पे फोकस किया जाए। हमें लड़कियों को एजुकेशन देनी है, औरतों को एजुकेशन देनी है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमें यहां से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए जहां से लोग निकले जो एक तरीके से विमेन एजुकेशन को एम्पावर करें, उनको बढ़ाए। ठीक है, तो इस तरीके के काम हम देखते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें जैसे पर्दा सिस्टम, उसको हटाने की बात करते हैं ये एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंज लाने की ये बातें करेंगे। तो ये पहले है जो ये सारा काम करने लग रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं यहां से। ठीक है, तो इन्होंने अब क्योंकि लोगों तक पहुंचना है, मेन चीज क्या है, लोगों तक पहुंचना। अब लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए इनको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहां पे न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे पब्लिश करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले चीजें सोची कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे 1815 में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश किया। आत्मीय सभा जहां पे लोग जुड़े, आए और यहां पे अपना बात रखना शुरू करें। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज ओपन किया। वेदांत कॉलेज जिसके साथ हिंदू कॉलेज को जोड़ा गया, लोगों को जोड़ा गया। उसी तरह से 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को क्रिएट किया।
ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बात करते हैं कि ब्रह्मो समाज, पहले ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्म समाज बोला गया बाद में। ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो यहां पे लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, लोग बैठना शुरू हुए, जहां पे टारगेट दिया गया कि देखो हमें आइडल वर्शिप को रोकने, ये इसके कुछ पॉइंट्स होंगे कि आइडल वर्शिप को रोकिए, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करना शुरू करेंगे, ये बोलेंगे कि हमें एक सिंगल, अगर हम बात करें तो मोनिज्म की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, हमें एक धर्म को फॉलो करना चाहिए। एक तरीके से हम ये बात करें तो मोनिज्म को फॉलो करना चाहिए, वेदों को फॉलो करना चाहिए, वेद उपनिषद इन पर डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। वैसे ही हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज निकल के आया, इन्होंने कुछ मैगजीन्स निकालना शुरू किया इसी पर, तो अनुष्ठान करके एक मैगजीन निकाली और वो पब्लिश की, ठीक है, पॉइंट क्लियर, जिसके बेसिस पे इन्होंने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे। वैसे ही ये एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं, दैट इज मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार। ये अखबार थोड़े टाइम बाद में बंद हुआ क्योंकि जॉन एडम्स करके एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, उन्होंने प्रेस का एक्ट लेके आए जिसके थ्रू इनको बंद किया गया कि ये हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इनको हटाना चाहिए, बंद करना चाहिए। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके के ये काम करेंगे। अब होगा क्या कि 1831 में इनको एक बंदे हैं मुगल एम्परर में अकबर II, इनकी पेंशन रोक दी गई। इनको बोला गया कि भाई आप मेरे ब्याह पे आप जाइए और जाके कहां पे, ब्रिटेन में मेरी पैरवी कीजिए और वहां जाके आप मेरी पेंशन को बढ़वा के आइए, क्योंकि आप मेरे ब्याह पे जा रहे हो तो मैं आपको राजा का टाइटल देता हूं। तो यहां से इनको राजा का टाइटल मिलता है और ये कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसी के बाद जब ये वहां पे ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन में जाने से पहले इन्होंने पूरी तरीके से ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज के बारे में बोला कि अगर यदि मैं हूं तो ठीक है, मैं नहीं हूं तो मेरे बाद में ब्रह्म समाज को कौन चलाएगा। तो वहां पे बोला गया देवेंद्रनाथ टैगोर को, और दूसरा इनके जो दोस्त हैं विद्यावगीस, इनके बारे में कि ये देखेंगे और ये संभालेंगे। तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया कि इस तरीके से आगे, ऐसा नहीं कि ब्रह्म समाज रुकना चाहिए, इसमें लोगों को जोड़ते रहिए, लोगों को बुलाते रहिए, बातें करते रहिए उनसे, ठीक है, वहां तक अवेयरनेस जानी चाहिए, सोसाइटी के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये वहां गए तो इनको फीवर हुआ और फीवर इनके दिमाग में चढ़ गया, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है वहीं पे ब्रिस्टल में, ठीक है, कहां पे, लंदन में ही, पॉइंट क्लियर। अब लोगों का क्या लग रहा है कि अब राजा राम मोहन रॉय तो रहे नहीं, तो इसका मतलब ब्रह्म समाज का अब क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है, लगभग 50 साल तक अच्छे से चला और बहुत अच्छे से चला। मतलब इसको देख के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, इन्हीं को देख के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, प्रार्थना समाज वो निकल के आ रहे हैं, इन्हीं से ही सीख के कि हमें और अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और अलग ब्रांचेस बनानी चाहिए इनकी। तो 50 साल तक ब्रह्म समाज बहुत अच्छे से चला, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू होता है। फिर ये एग्जाम्पल बन चुके थे, राजा राम मोहन रॉय जी ये एग्जाम्पल बन चुके हैं, और ये हमें देखने को मिलता है किनके टाइम में, MG रानाडे। इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, इनको बोला जाता है महाराष्ट्र के राम मोहन रॉय। क्यों बोला जाएगा वो देखेंगे हम वहां पे, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है राजा राम मोहन रॉय के टाइम में। क्या होता है, कैसे होता है, सारा कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन किया।
आई होप आपको एक एक चीज समझ आई, एक एक पॉइंट आपको समझ आया। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। किसी भी पॉइंट में अगर थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, रिलीजन वाले पॉइंट में, कि एक तरीके से हम ये बात करें मोनिज्म या मोनोथीज्म यहाँ पे, तो उस चीज को समझिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।